मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो दरोगा बैच में जितने भी स्टूडेंट हैं हम लोगों ने पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हम लोग एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं। और बिल्कुल अगर सिलेक्शन चाहिए दरोगा की मैं बातें कर रहा हूं, जितने सीरियस एस्पिरेंट्स है वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है 3 महीने के बाद, टू बी क्लियर याद रखिएगा। और एनसीईआरटी की बात कर ले तो पूरी साइंस में हम लोग ने केवल सेल चैप्टर की अगर बात की जाए तो फुल एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के साथ साथ आगामी जितने एग्जामिनेशन हुए एसएससी और रेलवे और पीसीएस यानी कि बीपीएससी तक के सवाल आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से चीजें कवर करवा दी जाएगी। लेकिन ध्यान पूर्वक समझिए कि ये क्लास हमने आपको कितने घंटे में करवाए हैं। एप्लीकेशन में 5 घंटे 18 मिनट, मतलब एक चैप्टर को खत्म करने में हमने 5 घंटे का समय लिया है और आपने दिया भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रिवीजन। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन कैसे होता है। और विदाउट रिवीजन अगर आप सोच रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन आप क्रैक कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। फुल आपका कंसेप्ट भी रिवीजन होगा और आपका पूरा का पूरा फैक्ट भी रिवीजन होगा। ना तो डिजिटल बोर्ड होंगे, ना लाइव क्लासेस होंगे, ना आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे, ना ही यहाँ पे कोई मोटिवेशन होगा। केवल कंसेप्ट और फैक्ट रिवाइज होगी। बाकी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं देख सकते हैं सेल चैप्टर को कैसे खत्म किया गया है। यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेल थ्योरी, स्टैटिक पॉइंट, पहले ये खत्म करेंगे। इसके बाद फिर हम सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकांग की बातें करेंगे। सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस में फुल डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पर विथ स्ट्रक्चर के साथ रिवाइज करने वाले हैं। तो जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं भाई, केवल कंटेंट और केवल पढ़ाई से मकसद रखना है और सिलेक्शन से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी ना तो मोटिवेशन है वैकेंसी आएगी, ये भाई मैंने पहले ही कह दिया, दरोगा की वैकेंसी 3 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगी। तो 1000 या 950 इसी के आसपास, और इसमें आपको एक सीट सुनिश्चित करनी है क्योंकि अभी आपके पास 1800 आसपास दरोगा में आपको बिहार में देखने को मिलने वाला है। तो मोर देन सफिशियंट है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। जीके में पॉलिटी कंप्लीट हो रखा है, ज्योग्राफी हो रखा है, हिस्ट्री चल रही है, झारखंड जीके कंप्लीट है, मैथ रीजनिंग कंप्लीट है। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये टोटल ये जो सेल चैप्टर में कंप्लीट कितने पेज का ये कंटेंट है, तो 30 पेज। और इस 30 पेज की हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। तो एनसीईआरटी की वो एक एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ मिल जाएगी। लेकिन खूबसूरती ये है कि सिस्टमैटिक वे में और चीजें सरल भाषा में मिलेगी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये कंप्लीट क्लास है आपका 5 घंटे 18 मिनट का, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। तो समझ सकते हैं चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं चलेगी, लेकिन हर एक चीज को कवर करवा दी जाएगी। सबसे पहले सेल को समझ लिया जाए, क्या होता है सेल नहीं होता है। जिस प्रकार अगर बात कर ली जाए एक घर की, तो ये आपका क्या है भाई, घर है, ठीक है। अब इस घर को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या किए होंगे भाई, इस घर में क्या होंगे, आपके बहुत सारे रूम होंगे, ठीक है। क्या होंगे, ये आपके रूम होंगे। ये हो गया होम आपका। अब ये रूम कैसे खड़ा हुआ होगा, तो आपने क्या किया होगा, सबसे पहले दीवार, यानी कि आपने इस प्रकार से दीवार खड़े किए होंगे, यानी कि ये आपका वाल खड़ा होगा। और वाल खड़ा करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, सबसे पहले ब्रिक्स यानी कि ईंट। और ईंट कैसे बनेगा, तो मड यानी कि मिट्टी के छोटे छोटे जो रेत के जो कण होते हैं, इससे आपका ईंट का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये बताइए कि ये रेत का कण ना होता तो क्या ये ईंटें बन पाती, अगर ये ईंटें ना बन पाती तो क्या ये दीवार खड़े हो पाते, अगर ये दीवार नहीं खड़े हो पाते तो ये रूम ना बन पाता, और ये रूम ना खड़ा हो पाता तो आपका घर, जो आपकी संरचना दिख रही है, स्ट्रक्चर जो दिख रही है, वो आप घर नहीं बना सकते। मतलब कि इसकी मूलभूत अगर यूनिट देखा जाए, फंडामेंटल यूनिट देखा जाए इस घर की, तो वो क्या है, रेत का कण, ठीक है। अब बायोलॉजी में आ जाइए। अब यहाँ पर कोई एक जीव ले लीजिए, कोई भी जीव, या अपने आप को ले लीजिए, कोई एनिमल का आप किसी को अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये जीव हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके ऑर्गन सिस्टम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपका ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग प्रणाली, ठीक है। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे हम लोग ऑर्गन ले लेंगे, यानी अंग ले लेंगे, हाथ पैर नाक कान। उसके बाद अंग के बाद यहाँ ईंट है, तो यहाँ पर हम क्या ले ले रहे हैं भाई, यहाँ पे हम लोग इसके जगह टिश्यू ले ले रहे हैं।
और टिश्यू के बाद आपका ये आ जाएगा सेल। मतलब ये घर इस रेत के कण के बिना पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार ये जो आप एक जीव की जो बातें कर रहे हैं वो किसके बिना पॉसिबल नहीं है, सेल के बिना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जीव बन कैसे रहा, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल रहे हैं तब एक जीव का फॉर्मेशन हो रहा। और ये ऑर्गन सिस्टम कैसे बन रहा है, जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल रहे हैं तब, और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल रहे हैं तब जाकर एक ऑर्गन बन रहा है, और जब बहुत सारे सेल आपस में मिल रहे हैं तो जाकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि इस घर का जब आप ब्रेक डाउन करेंगे पूरे छोटे छोटे टुकड़े में, तो सबसे पहले रूम निकल आपको बचेगा, फिर रोम का जब टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो ये दीवार बचेगा, फिर इस दीवार के टुकड़े टुकड़े करेंगे तो ये ईंट मिलेंगे, और ईंट का जब टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये रेत का कण। तो उसी प्रकार जब इस जीव का आप जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम मतलब सबसे छोटा कण क्या मिलेगा, सेल। तो क्लियर है भाई, सेल क्या हो गया कि ये घर की जो संरचना खड़ी हुई है इस रेत के कण से, उसी प्रकार ये जीव की भी जो संरचना आप देख रहे हैं ये सेल से। यानी कि सेल क्या हो जाएगी भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर यूनिट हो जाएगी। और कोई भी फंक्शन इस घर में आप कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, कैसे, ये रेत का कण ना होता तो कर पाते नहीं। उसी प्रकार ये सेल भी क्या है भाई, जितनी भी आप क्रियाएं कर रहे होते हैं इस सेल के बलबूते ही। सेल क्या हो गया आपका, एक स्ट्रक्चरर यानी कि एक जीव का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, संरचना देख रहे हैं, जो भी क्रिया देख रहे हैं, सेल ही वो मेन यूनिट है। और सेल क्या है आपका, एक फंडामेंटल यूनिट है, और सबसे छोटी यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। क्लियर हो गया भाई। तो बेसिक से मैंने बहुत कम समय लेकर के चीजों को मैंने बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, एक कोशिका है, जब आपस में बहुत सारी कोशिका आपस में मिलेगी तो उत्तक का फॉर्मेशन होगा। उत्तक आपको मैंने पढ़ाया, प्लांट एनिमल दोनों। और जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, जैसे हाथ पैर नाक कान पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। और जब बहुत सारे अंग आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलेगा तो एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है भाई। चलिए अब आगे देखिए, सबसे पहले सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो सेल्यूला है तो क्या है। देखिए कोशिका जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के किस शब्द से आई है, तो सेल्यूला शब्द से आई है। कोशिका जिसको आप अपने आंखों से देख नहीं सकते, इसके लिए हमें हाई रेजोल्यूशन की, अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, क्योंकि इसकी साइज 0.1 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन के बीच में होती है। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अभी मैंने आपको जो बताया क्या है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्यों, आपकी जो संरचना है, आप अपना जो ढांचा संरचना स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कैसे, सेल के बिना क्या पॉसिबल था, नहीं। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, आप हाथों से लिख रहे हैं, तो वहां पे जो हैंड आप बात कर रहे हैं ना, हैंड कैसे बना होगा भाई, तो ये हैंड क्या आपका ऑर्गन, ये कैसे बना होगा, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिले होंगे। तो ये टिश्यू कैसे बना होगा, जब बहुत सारे सेल मिले होंगे आपस में। तो जब हाथों से आप कोई भी कार्य कर पा रहे हैं तो वो सेल उस कार्य को में करने में आपको मदद कर रहा होगा तो ही। तो क्या हो गया भाई, सेल एक संरचना के साथ साथ क्रियात्मक इकाई भी हो गई, फंडामेंटल यूनिट है। आपने देखा कि सबसे मूलभूत इकाई, अगर सेल नहीं होगा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर है, ये तीनों लाइन यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है स्टैटिक पार्ट से, कि सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आपको बताना होगा किसने सेल की खोज की। तो देखिए एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उसने किस वृक्ष, ओक नामक वृक्ष की जो छाल होती है, ठीक है, उस छाल में माइक्रोस्कोप से सेल की खोज की थी। तो ये सेल कैसा था, डेड सेल यानी मृत कोशिका। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए डेड सेल की खोज किसने की, मृत कोशिका की, तो आप क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक। इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि जैसे मधुमक्खी की जो छत होती है ना, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट रूम की लाइक, इसने क्या देखा, सेल की यहाँ पे इसने खोज की। लेकिन ये सेल कैसी थी, डेड सेल। तो ये डेट के साथ आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, कब, तो 1665 में किसने, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल एक निर्जीव कोशिका की खोज की थी। अब आपसे पूछा जाएगा सजीव कोशिका यानी कि लिविंग सेल की खोज किसने की गई थी, तो 1674 यानी कि जस्ट 9 साल के बाद एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक, जिसे एवी ल्यूवेनहॉक भी कहा जाता है, इनके द्वारा ही लिविंग सेल की क्या हुई थी, खोज की गई थी। अब ये जो लिविंग सेल की खोज की थी कहां पे, तो देखिए सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, ये सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, यानी कि फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट पूछेगा तो यही है। इन्होंने जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, यानी कि जो जलीय जीव है उसे ही हम कहते हैं प्रोटोजोआ, उनमें ही ये लिविंग सेल की खोज की थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा प्रोटोजोआ का खोज किसने किया, तो एवी ल्यूवेनहॉक कहेंगे, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक कहेंगे। अगर पूछा जाएगा सजीव कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। दूसरा
जो मानव है उनके जो मेल गैमेट है यानी कि नर युग्मक जो स्पर्म होता, स्पर्म में भी इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पर्म का खोज किसने किया तो एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक। दूसरा, बैक्टीरिया में भी इसने लिविंग सेल की खोज की, तो बैक्टीरिया का भी खोज किसने किया तो इन्होंने ही किया था। एक और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है आपसे, जो प्याज है, प्याज की जो मतलब कि छिलके जो आप बोलते हैं ना, उसमें भी जो लिविंग सेल, प्लांट में जो लिविंग सेल की खोज इन्होंने किसमें किया था तो ओनियन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या क्या हो गया भाई, एक तो सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने किया, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था, डेट 1674 के साथ याद रखना है। दूसरा, फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन है तो भाई एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ की खोज किसने की है, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक। स्पर्म की खोज एवी ल्यूवेनहॉक और बैक्टीरिया की खोज तो एवी ल्यूवेनहॉक। ईयर याद रहेगा। नेक्स्ट चलिए, अब फैक्ट है, कुछ याद रखिएगा फैक्ट को। अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो भाई बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया की स्टडी करने वाले, तो सबसे पहले किसने किया था बैक्टीरिया में लिविंग सेल की खोज करता कौन है, एवी ल्यूवेनहॉक। क्लियर हो गया भाई, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे, एवी ल्यूवेनहॉक होंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी या फिर फादर ऑफ डेड सेल, सबसे पहले सेल की खोज की किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और ये सेल कैसा था, डेड सेल, तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल होता है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी डॉक्टर अनुर कुमार शर्मा हो जाएगा। लिविंग सेल क्या हो जाएंगे भाई, फादर ऑफ लिविंग सेल कौन हो जाएंगे तो एवी ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे। लार्जेस्ट सेल जो हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे यानी कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट है माइकोप्लाज्मा, देखिए माइकोप्लाज्मा यहाँ पीपीएलओ भी आपको मिलेगा, इसका फुल फॉर्म होता है प्ल्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल का बारे पूछा जाए तो नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, ये लार्जेस्ट कोशिका किसकी होती है तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग की, अंडे की, ठीक है। और लॉन्गेस्ट में सबसे लंबी हो गया, तो लंबी किस कौन सी कोशिका है, नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका, जो आपने ब्रेन के बारे में पढ़ा है। स्मॉलेस्ट गेमेट सेल इन ह्यूमन बॉडी में क्या है तो स्पर्म। स्पर्म की खोज किसने किया, एवी ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो आपसे यहां से स्टैटिक फैक्ट से क्वेश्चन बनेगा, बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, साइटोलॉजी डेड सेल, उसके बाद इंडियन साइटोलॉजी लिविंग सेल हो गया, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट गेमेट सेल। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब सेल थ्योरी के बारे समझिएगा, सेल थ्योरी से भी क्वेश्चन बन जाता है आपका, एनसीईआरटी में भी है। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत में क्या है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट है एक सिल्डन साहब, ठीक है। पूछा जाएगा सिल्डन क्या है, बॉटनिस्ट है या जूलॉजिस्ट है, तो याद रखिएगा ये बॉटनिस्ट है, यानी कि पादपों के ऊपर अध्ययन यानी प्लांट के ऊपर अध्ययन करने वाले को बोला जाता है बॉटनिस्ट। इन्होंने 1838 में प्लांट के में अध्ययन करके बताया कि प्लांट जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, कोशिका से मिलके बना हुआ। किससे मिलके बना हुआ है, कोशिका से मिलके बना हुआ है। और उसकी एक बाहरी आवरण होती है, ठीक है, उसमें एक बाहरी आवरण होती है जिसको हमने क्या नाम दिया बाद में, सेल वाल यानी कि कोशिका वृत्तिका, ठीक। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आएंगे श्वान, इन्होंने नेक्स्ट ईयर 1839 में, ये जूलॉजिस्ट है जो जंतु के ऊपर अध्ययन किए थे, इन्होंने बताया कि जितने भी जीव और जंतु है वो भी किससे मिलके बने, कोशिका से मिलके बने। और इसके जो बाहरी आवरण में भी एक परत है, एक लेयर से ये घिरी हुई है। जो कोशिका है एक बाहरी परत से घिरी हुई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अभी हम लोग आगे देखेंगे सेल वाल सेल मेम्ब्रेन के बारे। इन्होंने दो थ्योरी दिया यहाँ पे, सिल्डन और श्वान ने क्या बताया, सिल्डन ने बताया कि जितने भी प्लांट है वो किससे मिलकर बने हुए भाई, कोशिका से, और उसके एक बाहरी आवरण होती है जिसको सेल हम लोग वाल कहें। और श्वान ने बताया कि जितने भी जीव ऑर्गेनिज्म है वो सभी कोशिका से मिलकर बने हैं जिसकी एक बाहरी आवरण होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन ने कहा। लेकिन अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया था कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो 1855 डेट के साथ याद रखना है। देखिए मैंने लिखा है, इन्होंने इन दोनों ने या नहीं बता पाए, इन दोनों साइंटिस्ट ने या नहीं बताया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो अब आएंगे नेक्स्ट, रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने थ्योरी दिया कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है पुरानी कोशिका के विभाजन के कारण, जिसको हम नाम देते हैं सेल डिवीजन। फिर हम लोग सेल डिवीजन अभी पढ़ने वाले हैं, आगे नेक्स्ट क्लास आपके एप्लीकेशन में आएगा। अमिटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन, फिर समसूत्री विभाजन, ठीक है, मिटोसिस और मियोसिस, ठीक है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। फिर उसके हर एक फेज के बारे देखेंगे, मेटाफेज, प्रोफेज एंड टेलोफेज, यानी उसमें सब चीज समझेंगे कैसे कैसे कोशिका का विभाजन होता है। खैर, तो यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो आए, इन्होंने थ्योरी दिया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि इनका है,
ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूलर, इसका मतलब क्या है कि पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। और इन तीनों साइंटिस्ट के जो थ्योरी को मिलाकर के ही क्या कहा जाता है, मॉडर्न सेल थ्योरी का नाम दिया जाता है। यहां तक चीजें समझ में आपको आई है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग कोशिका का विभाजन करेंगे, यानी कि संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो संख्या के आधार पर हम लोग कोशिका को दो भाग में बांटेंगे, एक होगा यूनिसेल्युलर यानी कि एकल कोशिकीय, और एक होगा मल्टी सेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय। एकल कोशिकीय कहने का मतलब है कि वैसे जीव जो एक कोशिका से यानी कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से जिस बने होंगे वो। अब इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, डायरेक्ट आपका एग्जाम्पल पूछता है, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, क्लैडोमोनास हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ईस्ट। अब यहाँ से इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग आगे जनन में पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन वो सब चीज़ें अपलोडेड है। अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको अमीबा पढ़ के जाना है। अमीबा कैसे अपना मतलब कि खाने को ग्रहण करता है, आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार हमेशा बदलता रहता है, तो अमीबा ही टिक करेंगे, बहुत बार पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय मतलब क्या है कि ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बनने वाला जीव होगा, यानी कि वैसा जीव जो एक कोशिका से या कि सिमिलर टाइप, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए ब्लू कलर, एक ही प्रकार की कोशिका से बना होगा तो उसको बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि 4 प्रकार की कोशिका, बहुत सारी कोशिका है और हर कोशिका का अपना अलग अलग कार्य होगा। तो एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है श्रम का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेवल। तो मल्टी सेल्युलर मतलब क्या हो जाएगा, श्रम का डिवीजन, यानी कि हर कोशिका यहाँ पे है ना, हर कोशिका का अपना अपना कार्य विभाजित है, हर कोशिका का अपना अलग अलग कार्य। कोई कोशिका हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, तो कोई कोशिका वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन करेगा, तो कोई कोशिका आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा। तो हर कोशिका का अपना अलग अलग कार्य होता है। तो वैसे जीव जिसमें मल्टी सेलुलर उपस्थित होंगे, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनेंगे, उसको क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय, जिसका एग्जाम्पल हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल, और कुछ फंजाई भी होते हैं। अब आइए बात करेंगे डेवलपमेंट के आधार पर हम लोग कोशिका का, यानी कि इवोल्यूशन के आधार पर हम कोशिका का विभाजन करेंगे, जिसमें हम कहेंगे एक को प्रोकैरियोटिक सेल और एक होगा आपका यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए आगे इसको करते हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक में प्रो एक सेंटेंस और एक कैरियोटिक। तो देखिए प्रो का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि बहुत पहले, ठीक है, यानी कि प्रीमिटिव, ये होगा प्रीमिटिव। और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या हो जाएगा, प्रो मतलब बहुत पहले, यानी कि वैसी कोशिका जो बहुत पहले इसका क्या हुआ होगा, विकास हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि बहुत पहले आपके पास कौन सी मोबाइल थी, नोकिया। और यहाँ है यूकैरियोटिक, यू मतलब होता है न्यू, कैरियोटिक मतलब मैंने क्या बताया, न्यूक्लियस, यानी कि न्यू न्यूक्लियस, यानी कि अभी जो लेटेस्ट जो केंद्रक का क्या हुआ होगा, विकास हुआ होगा। यानी कि लेटेस्ट फोन हो गया एप्पल। तो अब सिंपल सा कंपैरिजन करिए नोकिया और एप्पल में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज एप्पल के मोबाइल में आप क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर एक चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें फैसिलिटी नहीं है। कि टेक्नोलॉजी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी कि इसमें बहुत चीज़ें आपके आसान हो गई है। क्लियर बात है। उसी प्रकार तो भाई प्रोकैरियोटिक सेल मतलब समझ में आया ना, बहुत तो पुरानी कोशिका ये होगी। कैसे कोशिका होगी, बहुत तो पुरानी, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होगी। तो इसकी जो न्यूक्लियस होगी, यानी इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होगी, न्यूक्लियस जो होगी, बहुत अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं होगी, अविकसित होगी, ठीक है। कई किताब में आपको साफ साफ लिख दिया जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। एब्सेंट होने के पीछे का रीजन क्या है लिखने का, मतलब कि उसमें जो न्यूक्लियस तो होती है भाई, न्यूक्लियस होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वो अविकसित होती है। और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि पूरी तरह से केंद्रक क्या होते हैं, आपके विकसित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक आपके विकसित होते हैं, और वैसे कोशिका जिनके केंद्रक पहले बना लेकिन विकसित नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे केंद्रक अगर विकसित नहीं हुआ है तो अब एक चीज को समझिए, हम आपको बार बार बोलेंगे झिल्ली, ठीक है। तो झिल्ली क्या होता है, एक लेयर होता है, जैसे कि ये गोला मैदान है, इसके बाहर आपने एक बाउंड्री बना दिया, तो ये हो गया झिल्ली। उसी प्रकार ये आपकी कोई कोशिका है, तो इसकी बाहर एक आवरण है, इसको ढके हुए, उसको हम नाम दे रहे हैं झिल्ली का, यानी कि मेम्ब्रेन उसको बोलेंगे, या दीवाल या फिर वाल, ठीक है। तो भाई इसमें जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें तो न्यूक्लियस ही नहीं है, मतलब है भी तो बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस इसकी है तो देखिए बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड है, तो इसके बाहर क्या होगी, एक झिल्ली होगी, लेकिन इसके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं होती है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। क्लियर हो गया भाई, चलिए। और उसी प्रकार जैसे कि ये आपकी कोशिका है,
इस कोशिका के बाहर एक आवरण है जिसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका की झिल्ली है ये। और ये इसके अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या फिर केंद्रक झिल्ली। तो ये किसमें होगा, केंद्रक झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या सेल झिल्ली, ये सभी एप्पल मोबाइल में यानी कि यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, जो विकसित आपकी कोशिका। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें जो होती है आपकी केंद्रक झिल्ली, यानी कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है आपकी एब्सेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी एब्सेंट होती है, और साथ के साथ आपका सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस भी विकसित नहीं है और आपका सेल भी पूरी तरह से यहाँ पे विकसित नहीं होता, बहुत प्रिमिटिव टाइप के सेल होते हैं, पुराने जमाने के ये सेल है, इसीलिए इसमें जो इसके बाहर का जो लेयर होता है इसमें उपस्थित नहीं होता। लेकिन इसमें आपका देखिए सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली भी होते हैं और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए उपस्थित होता है, लेकिन किस शेप में, सर्कुलर शेप में, ठीक है। इस प्रकार से आपका डीएनए उपस्थित होता है लेकिन सर्कुलर शेप में, और इसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं आप रेखीय, ठीक है, या आप क्या बोल सकते हैं लीनियर। तो यहाँ पे आपका होगा यूकैरियोटिक सेल में अंदर में डीएनए होता है लेकिन लीनियर यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है। इसमें क्या होता है आपके राइबोसोम भी उपस्थित होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है सेल में, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। तो कौन सा राइबोसोम होते हैं, दो प्रकार के, एक 70S और एक 80S। तो इसमें कौन सा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है, और इसके अंदर कौन सा यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है। इसमें सेल के जितने भी अंग हैं उपस्थित नहीं होते, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्म, ये सभी एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये सेल ही विकसित नहीं होता, अविकसित सेल होता है। लेकिन इसमें सारे सेल के अंग होते हैं, जैसे आपकी क्या है अंग है ना, हाथ पैर नाक, उसी प्रकार कोशिका के भी अंग होते हैं, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा फिगर में। उसके बाद जो अभी आपने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, यानी कि अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, हिस्ट, क्लाइडोमोनास के बारे में जो पढ़ा, वो सभी आपके प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। यानी कि वो सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जितने, वो सभी क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रिमिटिव सेल है, पुराने जमाने के सेल है जिसके न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होंगे, उसमें न्यूक्लियस झिल्ली नहीं होंगे, सेल मेम्ब्रेन नहीं होंगे, 70S राइबोसोम होगा और डीएनए गोलाकार स्ट्रक्चर के होंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मैंने आपको बताया, बहुकोशिकीय जीव, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है, वो कैसे सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यानी कि वेल डेवलप्ड उसमें न्यूक्लियस होते हैं और उसके सारे ऑर्गन भी होते हैं। इसमें श्वसन के लिए कौन से अंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेसोसोम कहते हैं, और इसके लिए श्वसन अंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, बैक्टीरिया, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मैंने बताया। और इसमें जो गुणसूत्र मिलेगा आपको सिंगल में, देखिए अब गुणसूत्र के बाद आगे मैं आपको बताऊंगा, मैंने खैर बता रखा है, अब इसमें तो बहुत डिटेलिंग चलेगा भी नहीं भाई। जैसे कि आप देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मैंने कितना जल्दी खत्म किया। तो ये आपका गुणसूत्र इस प्रकार से पेयर में पाया जाता है, और इसको जो बांध के रखा जाता है, रखा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में ये पेयर में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कैसे मिलेंगे, पेयर में मिलते हैं, ठीक है। कैसे मिलते हैं, पेयर में गुणसूत्र होते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे छूटा हुआ, इसको आप लिखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वाल होता है ये थिन होता है, और इसकी सेल वाल जो होती है थिक होती है। सेल वाल समझ में आ रहा है, ये अगर आपकी कोशिका है तो ये इसकी जो बाहर की जो वाल है उसको हम सेल वाल कहते हैं। चलिए इसको अब आप फिगर में देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये प्लांट सेल है, तो देखिए इसकी जो ये बाहर वाला जो दीवार है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेल वाल दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाहर एक और परत है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन दे रहे हैं। लेकिन एनिमल सेल को अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका जो बाहर वाला जो आवरण जो परत है इसको क्या बोला गया, सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि सेल वाल इसमें उपस्थित नहीं होता, ठीक है, इसमें सेल वाल उपस्थित नहीं होता। अब इसके अंदर देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ साइटोप्लाज्म, ये सब बताऊंगा मैं क्या, ये राइबोसोम है, ये सभी क्या है, ऑर्गन है सेल के, कोशिकांग है, कोशिका के अंग है, सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो चलिए यहाँ तक चीजें समझ में आएगी भाई। अब एक चीज और यहाँ पे याद रखना है, कौन सा चीज यहाँ पे जो आपको लिखा नहीं है, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें जो सेल डिवीजन होता है किस प्रोसेस से, तो आम मिटोसिस सेल डिवीजन इसमें होता है, और इसमें मिटोसिस और मियोसिस दोनों डिवीजन देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। ये हो गया आपका पूरा का पूरा डिफरेंस दोनों का क्लियर, इससे बाहर आपको एक सवाल नहीं आएंगे। अब देखिए ये जो आपकी कोशिका है ना, देखिएगा ये जो आप कोशिका देख रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के, इसके अंदर क्या होता है ना, एक फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी फ्लूइड भरा हुआ है, इसको आप क्या नाम देंगे, साइटोप्लाज्म का नाम देंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं साइटोप्लाज्म। और ये आपका जो दिखाया गया है ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस।
तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, इस फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए यहाँ पे लिखा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस फिगर में आपको दिखाया होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में लिखा गया होगा। देखते हैं दिखाया है कि नहीं भाई। इसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं दिया गया। तो भाई न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, समझ में आया पहले कि नहीं ये बताइए। जैसे कि देखिए ये साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका के अंदर जो उपस्थित जो लिक्विड होती है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो उपस्थित जो फ्लूइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस फिगर में नहीं दिखाया गया है, कोई नहीं, चलिए यहाँ पे तो मुझे नहीं मिल पा रहा कहीं भी, ठीक है ना, बट आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोलस दिखाया गया, न्यूक्लियस दिखाया गया, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरी उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, क्लियर है। क्वेश्चन पूछेगा भाई, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं बार बार आपको अच्छे से यहाँ समझा रहा हूँ। तो देखिए वही लिखा गया यहाँ पे, जो आपके साइटोप्लाज्म होते हैं यानी कोशिका का द्रव इसको बोलते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव, और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो जब आप न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कंबाइन कर देते तो उसी को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब ये एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपसे क्या कि ये कैसा फ्लूइड है, एक लिविंग फ्लूइड है, साथ के साथ लिविंग फ्लूइड क्यों है ये समझ में आ रहा ना, क्योंकि देखिए ये अगर आपकी कोशिका, ठीक है, तो इसके अंदर जो आपकी क्या होगा, लिक्विड उपस्थित होगी, और इसके अंदर एक आपका न्यूक्लियस होगा, तो इसके अंदर भी आपका क्या होगा, लिक्विड होगा। तो ये सारे फ्लूइड कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट लिविंग फ्लूइड है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है ये लिविंग फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड का क्या नाम है भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य, और इसके कोशिका के अंदर जो द्रव है उसको बोलेंगे भाई साइटोप्लाज्म, और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो प्रोटोप्लाज्म, एक लिविंग फ्लूइड। और ये एग्जाम में पूछता आपसे कि ये प्रोटोप्लाज्म जो टर्म नाम जो दिया गया था किसने दिया था, तो पुरकिंजे ने दिया था 1839 में, डेट के साथ याद रखना है, बहुत बार पूछा गया। चलिए ये फिगर से भी आप रूबरू हो गए। सेल हो गया, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या आपको डिफरेंस मिल रहा है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेजर आपको डिफरेंस ये समझ के चलना है कि इसकी जो बाहरी आवरण होती है भाई वो सेल वाल होता है, और इसकी जो बाहरी आवरण होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे ऐसे समझिए कि आपने कोई घर बनाया है इस प्रकार से, ठीक है, तो आपने घर बनाया तो भाई आपने बाउंड्री भी दिया होगा, ये बाउंड्री, और यहाँ पे आपने कोई एक गार्ड बैठा करके रखा हुआ। तो जो आपका प्लांट है, प्लांट का यही स्ट्रक्चर है, जो बाहर ये जो आपकी बाउंड्री है इसको हम लोग बोलेंगे सेल वाल, और ये जो गार्ड है इसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो जो एनिमल होता है, एनिमल में आपका ये नहीं होता है, ठीक है, लेकिन प्लांट में आपका सेल वाल होता है, बस यही डिफरेंस है। अब एक बात बताइएगा, ये जो आपका सेल वाल है, ठीक है, ये आपको एक क्या कर रहा है, एक सुरक्षा, बाउंड्री सुरक्षा घर को देता है ना भाई, साथ ही साथ एक संरचना भी दे रहा है कि अब इसके बाहर नहीं, इसके अंदर तक आप कोई भी संरचना क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, इस बाउंड्री को देने के बाद यहाँ पे आपका एक दरवाजा, इस बाउंड्री में इतना सुरक्षा तो दे रहा होता है, लेकिन कोई भी चाहे तो एंट्री ले सकता है कि नहीं भाई, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन यहाँ पे जो गार्ड बैठा हुआ है, ये गार्ड क्या सबको एंट्री देगा, नहीं, जो इस घर के मेंबर उसको ही जाने देगा, बाकी कुछ लोग को रोक लेगा। तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है परमिएबल, एक मिएबल होता है, और एक वर्ड होता है सेमी परमिएबल, यानी परागम्य, और ये होता है अर्ध परागम्य। इसका मतलब समझिए क्या होता है, परागम्य मतलब कि जो सबको अंदर जाने दे, ठीक है, यानी कि ये आपका बाउंड्री सेल वाल, लेकिन सेमी परमिएबल मतलब सेमी, कुछ चीज़ों को ही अंदर जाने देगा, यानी ये गार्ड साहब होगा। तो अब ये समझ में आया, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे कोशिका का ये आपका फिगर बना के समझाऊं, ये आपका प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है, ठीक है, ये आपका एनिमल सेल है। तो इसका जो बाहरी आवरण है उसको क्या बोलेंगे सर, सेल वाल कहेंगे, और इसका जो बाहरी आवरण है सर उसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर एक और आपको फिर यहाँ पे होगा सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है, प्लांट सेल का जो ये सेल वाल देख रहे हैं ये सबको इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें उसको अंदर जाने देता है, लेकिन फिर से यहाँ रोकने वाला है एक सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर तो सेल वाल होता नहीं है, सेमी परमिएबल, यानी कि केवल गार्ड है यहाँ पे बाउंड्री भी, गार्ड भी, यानी यहाँ पे जो घर बना है गार्ड साहब बैठे हैं, कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, समझ में आया सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल का मतलब। अभी इसी को हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है, अब अच्छे से अब आप समझ पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल वाल के बारे में। ठीक है, सेल वाल को अभी मैंने बताया क्या है, आपका बाउंड्री, घर का बाहर जो बाउंड्री है। तो ये कहाँ मिलेगा, केवल और केवल प्लांट सेल में मिलता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये उपस्थित नहीं होते। क्लियर है भाई।
जो प्लांट का जो आउटर लेयर है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो प्लांट का जो आउटर लेयर है वो क्या है आपका सेल वाल, और एनिमल का जो आउटर लेयर है वो सबसे बाहरी आवरण कौन है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सब पूछेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। तो प्लांट का जो आउटर लेयर है भाई, बाहरी परत जो है वो क्या है आपका सेल वाल है, और एनिमल का जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। यानी इसका बाउंड्री होता है सबसे बाहर, मतलब कि सेफ्टी लास्ट जो हो गया, और इसमें केवल गार्ड ही साहब रहते हैं, ठीक है, किसमें, एनिमल में। अब इसका फंक्शन क्या है, जो बाउंड्री का फंक्शन है क्या है, या कोशिका को एक निश्चित आकार यानी कि घर को एक निश्चित जमीन अलोकेट कर दिया, कितना आपका जमीन है, और सुरक्षा भी प्रदान करता है सेल को, ठीक है। और ये कैसा होता है, फुल्ली परमिएबल होता है, ठीक है, यानी कि ये कंप्लीटली क्या करता है, परागम्य होता है, सभी चीजों को अंदर जाने देता है। अब जो आपकी बाउंड्री जो होती है घर की, वो क्या सीमेंट से बनी होती है भाई, काफी स्ट्रांग होती है। इसीलिए प्लांट में जो बाहरी आवरण, जो सेल वाल जो बाउंड्री है, वो भी किससे बनी हुई है, जो हार्डेस्ट मटेरियल से बनी होगी। तो उस किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। ये जो होता है डेड होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है ये, जो डेड हो जाता है, इसलिए तो भाई इसका बाउंड्री हम लोग बनाते हैं डेड है भाई, यानी कि स्ट्रांग होगा, हार्डेस्ट होगा। तो सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट की सेल वाल। सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में यह क्या है, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में अघुलनशील होता है, पानी वानी पड़े कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें वाटर 0% होती है, बिल्कुल सेफ है ये। पौधों के द्वारा संश्लेषित पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है, पौधों के द्वारा संश्लेषित पदार्थ, पौधे यानी कि जो प्लांट होती है, ठीक है, वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है भाई, ग्लूकोज, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बनाती है कि नहीं भाई, प्लांट सिंथेसिस, प्लांट जो है सिंथेसिस करके क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट। तो 3 सवाल यहां से आपको बनता है, ठीक है, देखिए। और यही कार्बोहाइड्रेट को फिर प्लांट क्या करती है, स्टोर करके एज ए फूड क्या करती है, स्टोर कर लेती है एज ए फूड। कौन से फॉर्म में ये स्टोर करती है, तो स्टार्च के फॉर्म में, देखिए स्टार्च के फॉर्म में ये क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। और पौधों के द्वारा उपयोग किया गया तो पदार्थ क्या, तो अब समझिए क्या क्या। देखिए प्लांट संश्लेषित करना मतलब प्लांट क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना लेता है, इसी ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। 3-4 दिन भाई धूप नहीं निकली, बारिश नहीं हुई, तो भी प्लांट जीवित रहेगा। खाना कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर अपने स्टोर करके रखा है स्टोर रूम में। किस फॉर्म में, आपका ग्लूकोज है स्टार्च फॉर्म में। तो पूछेगा प्लांट में जो फूड स्टोरेज होता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। संश्लेषित पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल वाल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अब यहाँ पे लिखा गया सेल्यूलोज जो होता है हार्डेस्ट, प्लांट का सब पूछेगा सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो सेल वाल होता है, यानी कि जो सेल्यूलोज का बना होता है। अब बैक्टीरिया की सेल वाल याद रखना, पूछता है आपसे एग्जाम में, पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। पेप्टिडो मतलब प्रोटीन हो जाएगा, ग्लाइकोन मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। इंसेक्ट की सेल वाल काइटिन की बनी होती है, और फंजाई की जो सेल वाल होती है चिटिन की बनी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। एनिमल में आपका एक इंसेक्ट हो गया, फंजाई हो गया, और ये बैक्टीरिया, इसमें क्या होती है, इसकी सेल वाल होती है, ठीक है। इसलिए ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको अभी मैंने क्या बताया, एनिमल के जो कोशिका होती है, एनिमल सेल में सेल वाल होता नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया में, इंसेक्ट में और फंजाई में क्या होता है, सेल वाल होता है। और ये किसका बना होता है, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लांट का सेल वाल सेल्यूलोज से, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकोन की, इंसेक्ट की काइटिन की, और फंजाई की चिटिन की बनी होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं अभी, आप ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। बट एग्जैक्ट जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे दिखता है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को तो मैं बहुत डिटेल नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी समझा रखा भाई, इसमें 20-25 मिनट का समय लगेगा, तो इसको हल्के करके निकलेंगे हम लोग, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, गार्ड साहब, यानी कि ये छान छान करके लोगों को अंदर में भेजेगा, यानी ये क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है। तो ये किस में मिलेगा, दोनों में, प्लांट में भी मिलेगा और एनिमल दोनों में मिलेगा। फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों में मिलता है, ठीक है। ये किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है एंड प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। और फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर होते हैं, तो आप लोग याद कर लेते हैं, बाई लेयर, यानी कि 2 लेयर होते हैं, 2 परत होते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता है आपने अभी तक समझा है भी या नहीं समझा, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है भाई, अगर आप बैच में होंगे तो, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पे जल्दीबाजी में चीज़ों को निकालूंगा समझाते हुए। या फॉस्फोलिपिड की बनी होती है प्रोटीन की। तो भाई पहले समझिए कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है। उससे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया, प्लाज्मा झिल्ली यानी गार्ड क्या, छान छान के भेजेगा, यानी कि सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है, सेमी परमिएबल।
अब ये कैसे छान छान करके भेजता है ये भी मैं आपको प्रूव करूंगा। सबसे पहले देखिए फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या होता है, इसमें दो भाग होती है इसकी जब स्ट्रक्चर देखेंगे, एक होगा हेड और एक होगा आपका टेल। हेड होता है जल को चाहने वाला, टेल होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, यानी कि जल से नफरत करता है। तो अगर आप सेल मेम्ब्रेन का, अगर आप जैसे कि अब देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका कोशिका का सेल, ये आपका एनिमल सेल है, ठीक है। तो बाहरी परत है ये भाई सेल मेम्ब्रेन, ये किसका बना हुआ है, आपका फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, ये होता है, ये हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका टेल। ये तो वाटर को लव करता है लेकिन ये वाटर से नफरत करता है। अब सेल के अंदर भी वाटर होगा, सेल के बाहर भी वाटर होगा भाई, सिंपल सी बात होगा। और सेल को भी तो वाटर चाहिए होगा, अगर आए तो भाई कैसे आएगा, अगर इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनी हुई है, ठीक है, यही स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसी फॉस्फोलिपिड का बना होता है, तो भाई इधर तो वाटर है तो ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, लेकिन ये इधर वाटर होने के कारण ये तो भाई यहाँ से दूर भागना चाहेगा, तो इससे ये टेल वाला भाग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से अलग हो जाएगा। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है क्या होगा भाई, टूट जाएगा। तो इसीलिए हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, अब आप बोलेंगे सर ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कैसे, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए ऐसे करके। तो देखिए इधर वाटर है, ठीक है, ये लबर है, लेकिन इसके अंदर भी तो वाटर होता, तो ये फिर तो इस संरचना टूट जाएगी, ये इधर भागना चाहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे इसको, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो इसीलिए जो बोला जाता है फॉस्फोलिपिड के दो लेयर उपस्थित होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो देखिए अब ये जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, तो अंदर में भी वाटर है, तो वाटर का तो भाई ये क्या हो जाएगा, लबर है, ठीक है, और बाहर भी वाटर तो ये भी लबर है, तब कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बोला जाता है, देखिए एक लेयर ये हो गया और एक लेयर ये हो गया, तो फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर समझ में आ गया भाई। अब आ जाइए, मैं बहुत फास्ट में निकल रहा हूँ मुझे भी पता है। अब इस सेल के अंदर क्या चाहिए भाई, इस सेल को तो पानी वानी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, वाटर चाहिए भाई। अब वाटर कैसा आएगा, अगर यहाँ से वाटर आएगा तो भाई ये तो वाटर लबर है नहीं, तो इसी के लिए क्या बनाया जाता है, एक प्रोटीन का चैनल बनाया जाता है। इस चैनल के माध्यम से वाटर को अंदर भेजा जाता है सेल के अंदर। और कैसे भेजा जाता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बताए थे, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है भाई, पानी का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। और इसी में मैंने क्या बताया था भाई, गैसों का भी एक्सचेंज होता है। कोशिका को भाई ऑक्सीजन गैस चाहिए और CO2 गैस को एज अ वेस्ट मटेरियल रिलीज करेगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है गैस का एक्सचेंज करने के लिए, डिफ्यूजन प्रोसेस। ये सब हमने समझा रखा, ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए अब आगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है फॉस्फोलिपिड की और प्रोटीन की। तो प्रोटीन की समझ में आया क्या होता है, प्रोटीन का चैनल जिससे वाटर आता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। और फॉस्फोलिपिड के कैसे लेयर होते हैं, बाई लेयर होते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने ये सारी बातें यहाँ लिख रखी, ये देखिए फिगर मैंने बना रखा है। कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड के दो लेयर होते हैं। अब कोशिका के अंदर पानी जाएगा, वो कैसे, प्रोटीन के चैनल बना होता है, इसके थ्रू जाएगा। अब आ जाइए एक बार मैं यहाँ पे बता दूं डिफ्यूजन के बारे में भी। देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, गैसियस का एक्सचेंज होना बिटवीन द सेल। यानी कि जैसे कि ये आपकी कोशिका, अब इसको ऑक्सीजन चाहिए होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को इसको रिलीज करना का, या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल को रिलीज करना, ठीक है। तो ये कैसे रिलीज होता है, तो ये रिलीज होता है आपका डिफ्यूजन के फॉर्म में, ठीक है। डिफ्यूजन के फॉर्म में O2 एंड CO2 एज अ वेस्ट वांट टू स्क्रीट आउट बाय द सेल कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो देखिए ये छान छान के काम कर रहा है ना, O2 को ले रहा है, CO2 को बाहर कर रहा है। तो भाई इसीलिए इसको कहा जाता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, एक सेल क्या मेम्ब्रेन क्या है आपका, सेमी परमिएबल है। उसके बाद ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। परासरण का मतलब क्या, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि जो अर्ध परागम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की गति का परासरण कहा जाता है। यानी कि जो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये जो आपकी प्रोटीन चैनल जो बनाई गई, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, आपके सेल के अंदर पानी आएगी, लेकिन कौन से प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, ठीक है। तो वही बात लिखी गई है यहाँ पे, माध्यम से पानी के अणुओं की गति का परासरण कहा जाता है। जो सेल लॉस करेगा वाटर, जो सेल लॉस और गेन वाटर जो करता है, यानी सेल को अधिक पानी हो जाएगा तो वो क्या करना चाहेगा, लॉस करना चाहेगा, या पानी की कमी तो गेन करेगा, तो कैसे करेगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। और कौन सा चैनल बना होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल बना होता है। केवल लिविंग सेल ये फंक्शन कर सकता है। और ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है, जो वाटर, जो प्लांट की जो रूट है यानी जड़ जो होती है, वो क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, जल को अवशोषित करता है। तो ये जो अवशोषित करता है किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही। और जितने भी एक कोशिकीय जीव है यानी ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट प्लांट सेल टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू। जितने भी एक कोशिकीय जीव है वो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही। अब देखिए एक ये आपका एनसीईआरटी का ये डेफिनेशन है, प्लाज्मोलाइसिस। ये क्या होता है समझिए, जब एक जीवित पौधे की कोशिका प्रासरण के माध्यम से, यानी कि
प्रासरण मतलब क्या हो गया आपका, ऑस्मोसिस के माध्यम से, ठीक है। ऑस्मोसिस के माध्यम से क्या कर रहा है, पानी खोती है, यानी कि क्या कर रही है, पानी रिलीज कर रही है। जैसे कि ये आपका कोई कोशिका है, अब इसके अंदर सारे कोशिकांग होंगे, ये न्यूक्लियस होंगे भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। अब ये पानी को बाहर करेगा, तो बाहर करने से क्या हो जाएगा भाई, ये सेल मेम्ब्रेन जो ये सिकुड़ेगा और ये भी आपस में अपने आप में सिकुड़ जाएगा, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो कोशिका की जो सामग्री, कोशिका की सामग्री मतलब जो कोशिका की जो अंग है, कोशिका भित्ति से दूर दूर, ये कोशिका भित्ति से क्या हो गया भाई, दूर सिकुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो एग्जाम में डायरेक्ट अभी रिसेंट रेलवे के पेपर में पूछा गया है प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। तो बोला गया था, यही क्वेश्चन बोला गया था कि व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, तो इसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। अब हम सेल के एक एक अंग के बारे में, अब ये देखिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर को भी देखिएगा तो देखिए यहाँ पे टेल इस तरह से बनाया गया, देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बाई लेयर यानी कि 2 लेयर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए एक ये लेयर हो गया, एक ये लेयर हो गया, और ये आपका प्रोटीन का चैनल है, ठीक है। ये क्या आपका प्रोटीन का चैनल है, ठीक है, वही सी चीज़ है। अब ये बहुत डिटेल में ये फिगर में दिखाया गया, यहाँ पे मैंने आपको थेड भाषा में समझा दिया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अधिक है, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक एक ऑर्गन करके देखेंगे। चलिए अब आ जाइए, पहले एक बार फिगर, ओरिजिनल फिगर सेल का देख लीजिए, फिर चीज़ों को आगे समझेंगे। देखिए अब हम लोग अभी तक हमने क्या पढ़ लिया पहले समझिए अच्छे से, ठीक है। देखिए अभी आपने ये सेल वाल के बारे पढ़ा सबसे पहले, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे पढ़ लिया, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें केवल। अब इसके अंदर जो कोशिकांग है, जैसे कि देखिए इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस, उसके बारे पढ़ेंगे, ये न्यूक्लियोलस इसको बोलते हैं, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ये आपका वैक्यूल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस हो जाएगा। फिर क्रोमोजोम, क्रोमेटिन के बारे, ये सब जो है आपका राइबोसोम है, इसके बारे आपको, यानी कि सेल के सारे ये सब अंग हो जाएंगे आपको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सभी के बारे आपको अब आपको स्टडी करना है, यानी कि सब एक एक अंग को स्टडी करना है। तो सब को अंग को देख लीजिए एक बार, मैं आपको यहाँ पे दिखाते चलता हूँ, ठीक है। उसको बाकी एग्जैक्ट फिगर मैं आपको वहाँ पे बहुत डिटेल पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं डिटेल करके दिखाऊंगा। पहले देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या है, ये वाला आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। देखिए उसके बाद साइटोप्लाज्म, तो आपको समझ में आ रहा है क्या है, कोशिका के अंदर जो फ्लूइड उपस्थित होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बाद गोल्जी आप पट्टे से, यानी कि गोल्जी बॉडी, ये रहा आपका गोल्जी बॉडी, इस प्रकार से बेंडिंग रहेगा, इस प्रकार से आपका फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बाद आपको ये तो आपको पता चल गया सेल वाल जो बाहरी आवरण हो गया, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद अंदर वाला आवरण हो गया। इसके बाद देखिए राइबोसोम, जो डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद ये आपको, इसके बाद देखिए गोल्जी वेसिकल दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा गोल पैकेट टाइप का दिख रहा है। अभी हम आपको बताएंगे ये सब चीज़ क्या होता है, यही सब तो अब हमें अध्ययन करना है आगे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि देखिए ये जो आपका सर्पिलाकार जो स्ट्रक्चर में ऐसा दिख रहा है ना, ये हो गया आपका रफ और ये हो जाएगा आपका स्मूथ, ठीक है। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे। और उसके बाद ये जो हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर जो गोलाकार अंडाकार स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस, ठीक है। आप एक बार बस अभी आप इसको देखते चलिए, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे। फिर ये है आपका वैक्यूल, ये पूरा जो दिखाया गया इतना बड़ा सा, ये लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, और एनिमल में देखिए छोटा सा वैक्यूल आपको दिखाया गया। अगर वैक्यूल की यहाँ पर बात की जाए तो देखिए ये आपका छोटा सा वैक्यूल होता है एनिमल में, ठीक है। ये आपको बाकी ये क्रोमोप्लास्ट, ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए ये सारे कोशिकांग आपने देख लिया, अब इसी का अब हम लोग अध्ययन करने वाले एक एक करके। तो सबसे पहले अभी हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, पता है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे अध्ययन करेंगे, जो न्यूक्लियस के बगल में स्थित है, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहला कोशिका अंग, कोशिका का अंग यानी कि कोशिकांग जिसको बोलते हैं उसका अध्ययन करेंगे, जिसको बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। देखिए क्या है अंता, यानी क्या होगा भाई अंदर में, ठीक है। और जालिका मतलब जालीनुमा संरक्षण, यानी कि अंदर में, कोशिका के अंदर जालीनुमा संरक्षण होगा। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखिएगा रफ डायग्राम में मैंने दिखाया है, ये आपका कोई एक कोशिका हो गया, ठीक है। कोशिका के अंदर एक आपका न्यूक्लियस है, चलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये आपका कोई कोशिका हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के पास क्या होगा, जालीनुमा स्ट्रक्चर ऐसे आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक। ये हो गया आपका जालीनुमा स्ट्रक्चर। तो देखिए इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को बोलते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहाँ स्थित है, तो देखिए ये इसके अंदर क्या है भाई, ये सभी साइटोप्लाज्म है। तो
तो ये न्यूक्लियस और ये क्या हो गया भाई, ये क्या है आपका, अगर प्लांट सेल लीजिएगा तो ये सेल वाल हो जाएगा, और एनिमल लीजिएगा तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो न्यूक्लियस और सेल वाल, कोशिका भित्ति के बीच एक जालीनुमा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इसलिए बोला जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, क्या बोला जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है, केंद्रक यानी कि ये रहा आपका केंद्रक, और कोशिका झिल्ली, ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली के बीच जालीनुमा जो संरचना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह आपका दोनों में पाया जाएगा, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन का आपके पास स्क्रीन है, अब इसके ऊपर बालू का कण गिरा दीजिए तो ये रफ नहीं हो जाएगा। बस वैसा ही है कि ये जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको ये दिख रहा है, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको जो दिख रहा है, ये मैं बोल दे रहा हूँ रफ, क्योंकि इसके ऊपर क्या है भाई, मैं देखिए दिखा रहा हूँ दाने दाने जैसे जैसे क्या है, कुछ गिरा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और यही राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक क्या हो गया, एक हो गया इस रफ इंडोप्लाज्मिक, एक हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सतह पर राइबोसोम पाया जाएगा, और राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करना। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। स्मूथ में राइबोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, या क्या सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। फैट मतलब समझ चर्बी। इसी कारण स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, मतलब कि फिसलन होता है, क्योंकि ये फैट का संश्लेषण करता है, फैट का निर्माण करता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लियर हुआ भाई, क्या क्लियर हो गया, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं सर। 2 प्रकार में एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कह देते हैं। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें क्या 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 संश्लेषण करता है, निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट और फैट, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिश या फिर बोला जाए बहुत ज़्यादा फिसलन या चिपचिपा भी होता है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका काम क्या है, अब इसको समझिएगा। देखिए अब इसके काम को समझने से पहले इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा, और ये रहा आपका, ठीक है, ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर को देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये आपका रफ इंडोप्लाज्मिक। देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक क्यों, क्योंकि इसके ऊपर देखिए दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये दाना दाना स्ट्रक्चर क्या है, आपका राइबोसोम है, और ये आपका न्यूक्लियस है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये न्यूक्लियस हो गया दिखाया गया, और ये वाला फिगर पूरा दिखाया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिएगा, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, एनसीईआरटी में भी बताया गया, इसीलिए एनसीईआरटी का ही फिगर है। देखिए अब जो ये आपको क्लियर हो गया, ये क्या है, न्यूक्लियस हो गया, ये आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अब जो इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम जो आपने देखा है, स्ट्रक्चर के आधार पर इसके 3 घटक होते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, ठीक है, एक होता है आपका वेसिकल, और एक होता है आपका ट्यूब्यूल। ठीक है, देखिए अब किसको आप सिस्टर्नी कहेंगे, ये जो आप लंबी और जो चपटी, ठीक है, और कई सारे शाखा इसमें आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से देखिए शाखा निकली हुई है, तो इसको ही आप क्या बोलते हैं। और जो केंद्रक के चारों तरफ घिरे हुए रहेंगे एक समानांतर में, इसको आप कहेंगे सिस्टर्नी। यानी कैसे होगी भाई, ये लंबी होगी, चपटी होगी। कैसी होगी भाई, ये लंबी होगी, चपटी होगी और शाखा विहीन होगी। ठीक है, कैसी होगी, कई सारे शाखा इसमें होंगे उसमें, और केंद्रक के चारों तरफ ये समानांतर सेपरेटेड इस तरह से फैली होगी, तो इसको आप बोलेंगे सिस्टर्नी। ठीक है, और ये जो गोला गोलाकार जो संरचना आपको जो मिलेगा उसको आप कहेंगे वेसिकल, पुट्टिका हिंदी में कहते हैं। ठीक है, पुट्टिका एक अंडाकार रचना जैसा आपको मिलेगा, इसको आप कहेंगे वेसिकल। और जो आप ये ट्यूब्यूल देख रहे हैं ना, ये जो छोटी छोटी आपको बहुत सारे शाखा में आपको ये मिलेगा। अच्छा एक चीज को समझिए, शाखा विहीन मैंने यहाँ पे बोला था, शाखा विहीन होता है ये आपका जो सिस्टर्नी जो होता है, ये आपका शाखा विहीन होता है, यानी कि इसमें ब्रांचेज नहीं होती है। एक बार फिर से देखिए इसको, फिगर को देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। मैंने बोला कि जो आपका इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इसके 3 घटक है, एक सिस्टर्नी, एक होता है ट्यूब्यूल और एक होता है आपका वेसिकल। ठीक है, अब किसको सिस्टर्नी कहेंगे, जो लंबी और चपटी होगी और इसमें ब्रांच नहीं होगा आपको। देखिए ये लंबी और चपटी है,
और ट्यूब्यूल्स को जो छोटी होगी और इसमें देखिए कई सारे आपको ब्रांचेज ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे। इसमें देखिए, इसमें आपको देखिए ब्रांच एक निकल गया इधर, इसमें देखिए इधर ब्रांच निकल गया और थोड़ी लंबी नहीं होगी, थोड़ी छोटी होगी, इसको आप ट्यूब्यूल्स कहेंगे। और अंडाकार जो रचना आपको जो दिख रहा है, गोलाकार जो संरचना दिख रहा है, उसको आप क्या कहते हैं, वेसिकल। ये 3 घटक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक कदम याद करके रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब आगे आइए। अब मेन इसका काम क्या है, तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर क्या होता है भाई, राइबोसोम पाया जाता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो प्रोटीन बनाया जाता है, जो कहाँ बनाया जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ठीक है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो मेन इसका जो अब इसका देखिए यहाँ पे जो ये आपका जो रफ इंडोप्लाज्मिक, यहाँ पे इस फिगर में देखिए ध्यान से, एक मिनट देखिए, यहाँ पे क्या है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा भाई, यहाँ से मिल क्या जाएगा, ये राइबोसोम क्या दे दिया हमें, प्रोटीन दे रहा है, और ये हमें क्या दे रहा है, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका कुछ प्रोटीन और इसका कुछ फैट जो होता है यूज किया जाता है सेल मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। कुछ प्रोटीन और कुछ फैट का यूज हम लोग एज ए इंजाइम भी कर लेते हैं और एज ए हार्मोन भी कर लेते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है कि नहीं बताइएगा, ठीक है। तो देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, दिस प्रोटीन, जो प्रोटीन कहाँ मिलता है, रफ इंडोप्लाज्मिक में, और फैट कहाँ मिलेगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। इसका यूज किया जाता है बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। तो यह जो प्रोटीन और जो वसा है प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में सहायक होती है, इसी प्रक्रिया को जैव जनन कहते हैं। कई बार पूछा गया जैव जनन का अर्थ क्या है, जो प्लाज्मा झिल्ली का जो फॉर्मेशन होता है प्रोटीन और फैट से, ये प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम है वो बनाता है प्रोटीन, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो क्या फॉर्मेशन करता है, फैट। ये दोनों मिल करके इनके प्रोटीन और फैट से सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग जैव जनन कहते हैं। कुछ प्रोटीन और फैट का यूज हम लोग एज ए इंजाइम और हार्मोन के रूप में भी कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए इसकी जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस प्रकार से सर्पिलाकार घुमा है। तो ये भाई अगर आप ऐसे कोई चीज को रखिए और इसको ऐसे घुमा कर रखिए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये होगा ज्यादा स्टेबल। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, या कोशिका को इंटरनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोस्केलेटन ऑफ सेल यानी कि कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी है क्या करता है, आपको एक सपोर्ट देता है, उसी प्रकार एक सपोर्ट देने का काम एक कोशिका को कौन करता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया, इसका 3 घटक, सिस्टर्नी भी क्लियर हो गया, लंबी और चपटी होती है और इसमें ब्रांचेज नहीं होता है। लेकिन ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, ये छोटी होती है लेकिन इसमें कई सारे ब्रांचेज होते हैं। वेसिकल आपको क्लियर है, जो गोलाकार अंडाकार संरचना में मिलता है। देखिए इसी गोलाकार जो संरचना आप देख रहे हैं ना, इसी में आपका प्रोटीन फैट मिल जाता है, कंबाइन कर जाता है और एक झिल्ली का निर्माण कर देगा, या एज ए इंजाइम इसका यूज कर लिया जाएगा, या एज ए हार्मोन यूज किया जाता है इसी वेसिकल का, ठीक है। यानी कि इसको पुट्टिका भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। अगला सेल ऑर्गेनल क्या है आपका, कोशिकांग क्या है, राइबोसोम। ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अभी आपने देखा इसका काम क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ये आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। किसने इसको डिस्कवर किया, पैलेड ने किया था। यह कोशिका का सबसे, पूछा जाएगा कोशिका का सबसे छोटा ऑर्गेनल यानी कि कोशिकांग कौन सा है, तो याद रखना है यही आपका राइबोसोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग, तो राइबोसोम का कार्य क्या, अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कह दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे कोई चीज का निर्माण होता है उसको फैक्ट्री का नाम देते हैं ना, इसीलिए राइबोसोम को भी प्रोटीन फैक्ट्री कह देते हैं। राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी डीएनए और आरएनए के बारे। तो देखिए आरएनए का 3 टाइप होता है, इसको यहाँ देख लीजिए। वैसे एक होता है आरआरएनए, और एक होता है एमआरएनए, और एक होता है टीआरएनए, ठीक है। आरएनए मतलब क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये R4 हो गया राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करता है, ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, ये राइबोसोम का निर्माण करता है। ये वही राइबोसोम है जो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। और ये एमआरएनए क्या करता है, तो डीएनए क्या करता है भाई, मैसेज भेजता है इसी एमआरएनए के माध्यम से कि भाई हमें किस कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ये एमआरएनए क्या करता है, राइबोसोम को मैसेज देता है कि कहाँ और कितना नीड है प्रोटीन की, और ये टीआरएनए क्या करता है, उतने प्रोटीन को, यानी जो ये प्रोटीन बनाया है उस प्रोटीन को ट्रांसफर करता है जिस भी कोशिकांग को चाहिए। मैंने क्या बताया,
आरएनए के 3 टाइप है, एक है राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। अब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हुई है, प्रोटीन को कहाँ किस कोशिकांग को चाहिए, वो मैसेज लेके कौन आता है, मैसेंजर आरएनए, और उसको लेके कौन जाता है, ट्रांसफर यानी कि ट्रांसलेशन आरएनए भी। चलिए इतना ही करेंगे, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए राइबोसोम, यहाँ पे वही लिखा गया, जो राइबोसोम का जो निर्माण कौन है, आरएनए प्लस प्रोटीन से होता है। आरएनए मैंने बताया राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है 70S, S4 होता है साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने खोज किया था, सेडवर्ग। 80S, अब ये जो 70S राइबोसोम और 80S जो राइबोसोम है, ये दो यूनिट से बने होते हैं। 70S यानी कि एक 50S प्लस 30S। अब इसको आप मैथ से कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, 50 30 80 होता है, ऐसे नहीं जोड़ना है। 70S जो राइबोसोम है वो 50S प्लस 30S दो यूनिट से जुड़े होते हैं, और 80S जो राइबोसोम है वो 60S और 40S से जुड़े होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, अभी मैंने बताया भी क्लास में स्टार्टिंग में, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो वही बात यहाँ पे देखिए लिख भी दिया गया है, एज फॉर सेडवर्ग, वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा। अब ये जो 50S और 30S, ये जो आप इसको देख रहे हैं 50S और 30S, और ये 60S और 40S, ठीक है, इन दोनों यूनिट को जोड़कर कौन रखता है, तो मैग्नीशियम आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम का काम क्या है भाई, प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन, राइबोसोम में जो प्रोटीन का निर्माण करने का जो मेन फंक्शनल यूनिट है, जैसे कि आपकी जो बॉडी का जो मेन मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका, उसी प्रकार राइबोसोम में जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो फंक्शनल यूनिट होता है, जो क्रियात्मक इकाई, वो क्या होता है, पॉलीजोम होता है। इस पॉलीजोम के बिना ये राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। क्लियर हो गया। राइबोसोम जो होता है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का सार्वत्रिक कोशिकांग, क्योंकि यह सभी सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर। और सिंपल सी बात होनी चाहिए भाई कि ये राइबोसोम का काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और हर कोशिका को, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, सभी को प्रोटीन चाहिए, इसीलिए सभी में ये उपस्थित होता है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है। अब राइबोसोम के बाद बात करेंगे हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में, यानी तीसरा कोशिका का अंग है जिसको हम कह रहे हैं कोशिका गोल्जी बॉडी। ये आपका बोथ प्लांट में भी मिलेगा और आपका एनिमल सेल में भी मिलेगा, ठीक है, यानी कि ये प्लांट में भी मिलते हैं और एनिमल सेल में मिलते हैं। लेकिन प्लांट में हम इसको किस नाम से जानते हैं, डिक्टियोजोम भी कहते हैं। तो कई बार पूछा गया कि गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोजोम के नाम से जाना। और अगर आपको डिक्टियोजोम मिले एग्जाम में, इसका मतलब गोल्जी बॉडी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैमेलियो गोल्जी। अब इसका काम क्या है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें झिल्ली से, अब इसका पहले स्ट्रक्चर आप देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, गोल्जी बॉडी का। ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, ये जो बाइंड किया हुआ फोल्डिंग टाइप का आपको जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न। देखिए एक मैंने आपको गोल्जी बॉडी में 3 घटक बताए, जिसमें सिस्टर्नी था, टिब्यूल था और वेसिकल था। तो उसमें क्या था, सिस्टर्नी, इसमें क्या है, सिस्टर्न। तो पूछेगा सिस्टर्न किसका कंपोनेंट है, तो भाई गोल्जी बॉडी का, कंफ्यूजन नहीं करना। सिस्टर्नी बोलेगा तो वो किसका घटक है भाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब एक आप यहाँ पे देख रहे होंगे सिस और ट्रांस, ये क्या है अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, चीजें एकदम बिल्कुल बिंदास रहिएगा। अब देखिए क्या होगा, अभी इसका पहले मैं आपको फिगर के साथ ही समझाता हूँ तब अच्छे से समझ में आए। देखिए ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इस प्रकार से स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई, आपको अभी मैंने बताया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ डॉट डॉट बना, यानी ये कैसा है आपका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसी के ऊपर क्या है आपका, क्यों रफ है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाई, राइबोसोम में क्या बनाया हुआ है, प्रोटीन बनाया। अब उस प्रोटीन को क्या किया जाता है, इस एक पैकेजिंग कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं वेसिकल। अब इसी वेसिकल को भेज कहाँ दिया जाता है, इस गोल्जी बॉडी में। तो इस गोल्जी बॉडी का ये जो न्यूक्लियस के पास वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सिस, और ये जो पार्ट जो है न्यूक्लियस से दूर है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांस। क्लियर हो गया। और ये जो फोल्डिंग लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं गोल्जी बॉडी का, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्टर्न कहते हैं, ठीक। तो ये जो वेसिकल आया, यानी कि जो पुटिका है, इसमें क्या है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक। तो उसी वेसिकल को यहाँ से, ये वेसिकल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, अब इसके बाद यहाँ लाके अब इसको वेसिकल को भेजने का काम करेगा गोल्जी, यानी पैकेजिंग कर करके किसको कहाँ भेजना है, किस कोशिकांग को भेजना है, वो काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस काम करता है ना भाई, किसको अभी जाने देना, कौन से गाड़ी को इधर जाने देना, तो इसीलिए कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस है वो कौन होता है, गोल्जी बॉडी। तो अब इस डायग्राम के माध्यम से अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा गोल्जी बॉडी का फंक्शन, ठीक है। अब इसको और मैं अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ, इस फिगर में आ जाइए तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिएगा इस फिगर को अब अच्छे से आप समझिए।
देखिए यहाँ पे आपको अभी समझ में आ रहा सब चीज़। ये क्या है भाई, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका प्रोटीन बनाया गया है राइबोसोम के द्वारा, ये आपका वेसिकल है ये। अब ये वेसिकल में प्रोटीन होगा, फैट भी मिल जाएगा आपस में, कुछ एंजाइम आ जाएंगे। तो आगे मैं बताऊंगा कि कुछ वेसिकल में, ये वेसिकल है इसके अंदर प्रोटीन और आपका कुछ एंजाइम आ जाएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आपका एज ए एंजाइम, इसी को हम लोग लाइजोसोम भी कर देंगे। तो इस वेसिकल में समझिए, ये पुट्टिका है गोलाकार सन, इसके अंदर प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन फैट भी हो सकता है, प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब ये जो वेसिकल है, ये वेसिकल कहाँ आएगा आपके पास, ऐसे करते करते आपका गोल्जी बॉडी के पास आएगा, ठीक है। जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, ये सिस्टर्न बोलते हैं, ये ट्रांस हो जाएगा, ये आपका सिस हो जाएगा। और ये गोल्जी बॉडी ऐसे आए कि भाई फिर ये गोल्जी बॉडी को पैकेजिंग करेगा अच्छे से, किसको कहाँ पे जो चाहिए उसको ले जा करके भेजेगा। इसलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्लियर हो गया यहाँ तक चीज़ें। चलिए अब इसको पढ़िए तो आपको अच्छे से अब समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या लिखा गया, इसमें झिल्ली से बंधे पुट्टिकाओं की एक प्रणाली होती है जो एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित हो, जिसे सिस्टर्न कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है, समानांतर बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है सर। इसके बाद इट कंसिस्ट, वही इंग्लिश में यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी गई है। चलिए अब इसका कार्य क्या है, तो देखिए इसका कार्य जो है संश्लेषित प्रोटीन, यानी कि जो राइबोसोम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उपस्थित है, जो उसने प्रोटीन बनाया है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो वसा बनाया, उसको पैकेजिंग करके वेसिकल में गोल्जी बॉडी के माध्यम से कोशिका के अंदर बाहर विभिन्न विभिन्न लक्ष्यों तक भेजा है। यानी कोशिका के अंग में ही, कोशिका के अंदर ही किसी कोशिका के अंग को चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए प्रोटीन तो भेजेगा पैकेजिंग करके, या दूसरी कोशिका को चाहिए तो उसके पास भी भेजेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है पैकर बंडर ऑफ सेल भी कहते हैं, या इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ रहा है। सीस का मतलब मैंने समझा दिया, ट्रांस का मतलब समझा दिया। अब आइए लाइजोसोम। देखिए लाइजोसोम का मतलब यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको पहले पढ़िए। वैसा पैकेट जिसके अंदर कुछ पाचक एंजाइम आ जाते हैं, यानी कि देखिए ये जो आप वेसिकल को देख रहे हैं, ये वेसिकल, ये 2 वेसिकल है। चलिए मैं यहाँ से 3 वेसिकल, यहाँ पे आ जाइए, इस फिगर पे आइए। पूरी चीज़ें इस फिगर में अच्छी होगी क्योंकि एनसीईआरटी का फिगर है भाई। चलिए देखिएगा, इसको हटाइए, देखिए समझिए, लाइजोसोम को भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया भाई, ये आपका वेसिकल है, ये सारे, ठीक है, ये वेसिकल है। मान के चलते 1 2 3 4। अब इस वेसिकल में क्या है, प्रोटीन है केवल, इसमें प्रोटीन और फैट है, इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या है, कुछ इंजाइम आ गया। तो ये जो वेसिकल, जिसमें क्या हो जाता है, ऐसा पैकेट, ऐसी पुट्टिका जिसमें कुछ पाचक इंजाइम आ जाते हैं, तो वैसे वेसिकल को ही हम क्या नाम दे देते हैं, लाइजोसोम का नाम देते हैं। समझ में आया, लाइजोसोम कुछ नहीं है, वो वेसिकल ही है, लेकिन उसमें क्या आ जाता है, केवल पाचक इंजाइम आ जाता है। तो वही बात देखिए यहाँ लिखा गया है, वैसा पैकेट जिसके अंदर पाचक इंजाइम आ जाता है उसी को कहते हैं लाइजोसोम। अब लाइजोसोम में क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि एक झिल्ली होती है, और ये पुट्टिकाएं होती है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। और अंदर पाचक एंजाइम यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम में, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है एसिडिक होता है, एसिड हाइड्रोलेज होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एसिडिक होता है। यानी कि ये जो आप लाइजोसोम बनाया है, इसके अंदर क्या है, पाचक एंजाइम है, ठीक है, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, इसलिए इसको आपने क्या कह दिया, लाइजोसोम कर दिया। और इसका नेचर कैसा, एसिडिक है, ठीक है। तो अब देखिए बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी वायरस अगर आता है इसके अंदर, सेल के अंदर आता, तो ये जो लाइजोसोम है क्या करती है, इसके अंदर एसिडिक एंजाइम होने के कारण ये फॉरेन पार्टिकल या वायरस या इसके अंदर कोई कोशिकाएं जो बहुत ओल्ड हो गई, उसको क्या करता है भाई, खत्म करने का काम करता है, ठीक है, उसको साफ करने का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है, ठीक। इसलिए जो साफ कर रहा है ना भाई, गंदगी चीज़ों को साफ कर रहा है, या फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से वायरस आ रहा है उसको मार के हटा रहा है, खराब चीज़ है उसको, इसलिए इसको कहा जाता है सफाई कर्मी। सफाई कर्मी क्या करती है, गंदगी को साफ करते हैं। दूसरा, बलून में जिस प्रकार बहुत ज़्यादा गैस भर देने के कारण क्या होता है, फट जाता है, तो इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इंजाइम हो जाता है, जिसके कारण ये फट जाता है। और फट जाने के कारण इसके अंदर क्या है भाई, एसिडिक इंजाइम है। और अब ऐसा समझिए, ये आपका कोई कोशिका है, अब इसके अंदर क्या है भाई, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है भाई, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक, इसमें अंदर प्रोटीन बन रहा है, वेसिकल आ रहा है, गोल्जी बॉडी है आपका, ये लेके जा रहा है। और ये वेसिकल में क्या है, पाचक इंजाइम है, यानी क्या है, ये लाइजोसोम है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इंजाइम हो गया, पाचक इंजाइम आ गया, यानी ये एसिडिक है, तो अब ये फट जाता है। फट जाने के बाद ये एसिडिक इंजाइम क्या हो जाएगा, पूरे कोशिका में फैल जाएगा, और जितने भी कोशिकाएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सभी को क्या कर देता है, खुद ही मार देता है, यानी कि सुसाइड कर देता है खुद ही सेल का। इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, सुसाइडल सेल ऑफ बैग भी कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। थोड़ी फास्ट में ही मैंने समझाई, लेकिन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है।
अब देखिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम का एसिड हाइड्रोलेज जिसके अंदर लिपिड लाइपेज एंजाइम होता है जो फैट का डाइजेशन करता है, माइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसकी खोज क्रिस्टियानो दे डूबा ने किया था। इसे आत्मघाती सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्लियर हो गया। एटम बम समझ में आ रहा है ना, खुद फट जाती है इसीलिए, और स्कैवेंजर यानी कि कोशिका की सफाई कर्मी भी कहते हैं। चलिए, लाइजोसोम किसी भी बाहरी पदार्थ को पचा करके कोशिका को साफ करने में मदद करती है। खुद जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है वो अपने ही एसिडिक एंजाइम को क्या करता है? डाइजेस्ट कर करके सफाई करने का काम करती है। अंदर पाचक या डाइजेस्टिव एंजाइम अधिक हो जाने फट जाती है, वही बात यहाँ लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन, अब इसको देखिए समझिए। जो लाइजोसोम है अंता एवं बाह्य कोशिका का पाचन करता है। अंता यानी कि अंदर में ही क्या किया भाई, बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम होने के कारण फट गया, तो जितने भी कोशिकांग थे सबको खुद ही डाइजेस्ट कर लिया अंता। बाह्य यानी कि बाहर से कोई भी ऐसा डस्ट पार्टिकल या वायरस आया तो उसको भी क्या कर लेता? डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए अंता और बाह्य कोशिका का पाचन करता है ये लाइजोसोम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है लाइजोसोम के लिए, जो टिपिकल क्वेश्चन में काउंट होगा जब ये क्वेश्चन आपका बनेगा तो। ठीक, अब बात करेंगे वैक्यूल्स की। तो अब वैक्यूल क्या है समझिए, रसधानी या रिक्तियां हिंदी में कहते हैं। वैक्यूल क्या है? एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल क्या है? एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। सेल में कुछ खाली स्पेस होता है, स्पेशली अगर प्लांट सेल में देखा जाएगा तो वैक्यूल की साइज बहुत अधिक होती है। अगर प्लांट सेल की ये साइज है तो प्लांट सेल का 50 to 90% जो वॉल्यूम है उतने साइज का आपको वैक्यूल देखने को मिल सकता है। और ये आपका एनिमल सेल है तो वैक्यूल बहुत ही छोटी मिलेगी। तो आपको फिगर देके पूछ लिया जाएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सा एनिमल सेल की वैक्यूल है। ठीक है भाई, छोटी साइज है तो ये एनिमल सेल की होगी। अब इसका काम क्या है उसको भी समझिए। देखिए वही बात लिखा गया है, सेल में कुछ खाली स्पेस होता है। 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट की कोशिका का 50% साइज भी, यानी कि जितना साइज आप देख रहे हैं प्लांट की, इसका 50% साइज का भी वैक्यूल्स मिल सकता है, या 90% तक के साइज का भी आपको वैक्यूल मिल सकता है। ठीक है, और इस खाली स्पेस में क्या होता है? वाटर होता है, मिनरल्स होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी इसके अंदर होते हैं, यानी लिक्विड और सॉलिड दोनों पाए जाते हैं। इसको स्टोर करके रखता है सेल के अंदर। तो जो वाटर हो गया, मिनरल हो गया, वेस्ट मटेरियल, ये सभी कहाँ स्टोर होते हैं कोशिका में? तो वैक्यूल्स के अंदर ही। तो देखिए रिक्तिकाएं ठोस या तरल पदार्थों के भंडारण के लिए भंडारण थैलियां होती है। ठीक है, अब देखिए यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जो जीव है, यानी स्पेशली अमीबा में, ये जो फूड वैक्यूल में फूड स्टोर करके रखता है। तो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, जो अमीबा है ये जो फूड को स्टोर करके रखता है किसमें? तो उसके अंदर पाया जाता है वैक्यूल। उसी वैक्यूल में ही फूड को स्टोर करके रखता है अमीबा, जो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है भाई, यहां से सवाल बनेगा आपका। नेक्स्ट, वैक्यूल क्या कर रहा है भाई? स्टोरेज करने का काम कर रहा है। इसके लिए इसको बोलता है पैकेट। जैसे आपके पैंट में पॉकेट है तो कोई भी चीज को रख लेते हैं ना भाई स्टोर करके, इसलिए कोशिका का जेब भी इसको कहा जाता है, क्योंकि प्लांट एज अ रिजर्व फूड की तरह स्टोरेज फूड का यूज करती है। जो स्टार्च बोला था ना मैंने आपको, जो प्लांट खाना बना लिया, 2-4 दिन बारिश हो रही है, धूप नहीं निकल रही है, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया ही नहीं होगी भाई, तो उसको फूड चाहिए, भोजन चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? जो स्टोरेज फूड, वो स्टोरेज कहाँ करके रखा? वैक्यूल में। इसलिए प्लांट में वैक्यूल का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि भाई इसको 3-4-5 दिन सर्वाइव करना हो। अब एनिमल में तो ऐसा नहीं है, वो भाई खुद से खाना बना लेता है, इसलिए वैक्यूल की साइज छोटी होती कोशिका में। देखिए वही बात यहाँ पर लिखी गई है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स भरी होती है, ये रेजिस्टिविटी और ये सब। अब ये लाइन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके वैक्यूल्स के अंदर क्या क्या होगा? जैसे वाटर, मिनरल, वेस्ट मटेरियल, अमीनो एसिड भी होता है, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन शामिल होते हैं। क्लियर हो गया भाई? इसकी खोज इस प्लांजनी ने किया था और इनका नामकरण किसने दिया? डुजार्डिन ने किया था वैक्यूल्स का। अब आइए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। अगला जो माइटोकॉन्ड्रिया, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाए तो माइटो 2 शब्दों से मिलकर बना है, माइटोज एंड कॉन्ड्रिया। माइटोज का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। ठीक है, इसलिए हिंदी में कहा जाता है सूत्र कनिका। माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियोजोम भी। ठीक, अब देखिए जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल आपको समझ में आ रहा है क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म यानी कि जो कोशिका द्रव में है, अनेक सूक्ष्म गोलाकार धागेनुमा सूत्रनुमा संरचनाएं पाई जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, उसी को आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जैसे कि ओरिजिनल फिगर में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर अच्छे से आपको समझ में आएगी। देखिए अगर यहाँ प्लांट सेल को देखिए तो देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नहीं, बहुत सारे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनल भी हैं भाई बचे हुए। देखिए
तो माइटोकॉन्ड्रिया के 3 साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, कॉलिकर ने किया था 1880 में। फुल नेम भी आपसे पूछा गया टीचर के एग्जामिनेशन में, अल्बर्ट वान कॉलिकर। इन्होंने किसमें खोजा था, तो जो रेखित पेशीय जो है कीट, उसमें इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, स्ट्रेटेड मसल ऑफ इंसेक्ट में। ठीक, इसने खोज किया। 1890 में अल्टमैन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया कि यस कोशिका के अंदर ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इन्होंने इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया था। तो तीनों साइंटिस्ट से क्या है भाई, इसने खोज किया, इसने क्या बताया, उसकी उपस्थिति को मतलब सही बताया, ठीक है, कि उसकी उपस्थिति होती है। और फिर आया आपका बेंडा, इन्होंने 1897 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। तो तीनों साइंटिस्ट का नाम क्लियर हो गया। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, इसने उपस्थिति को बताया अल्टमैन, और इसने क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट का। और खोज कॉलिकर ने किया था, अल्बर्ट वान कॉलिकर ने 1880 में। अब देखिए ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। जैसे कि देखिए एक ये आप देख रहे हैं बाहरी आवरण है, और ये हो गया इंटरनल मेम्ब्रेन, झिल्ली। लेकिन ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है आपका, इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाहरी आवरण, ये हो गया इंटरनल आवरण, और इसके बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर हो गया, तो ठीक है। देखिए तो ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य झिल्ली, और ये जो हो गया इनर मेम्ब्रेन। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एक नाम देते हैं क्रिस्टई। अब देखिए 3 चीज है, एक आपका क्रिस्टई क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, तो क्रिस्टई कहा जाता है। फिर मैंने बताया सिस्टर्नी, सिस्टर्नी किसका घटक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो क्या होता है, लंबी और चपटी होती है और जो शाखा विहीन होती है। और एक मैंने बताया था सिस्टर्न, जो गोल्जी बॉडी के का ही एक पार्ट होता है सिस्टर्न, जो क्या होता है, पैरेलली बाउंडिंग होता है ना, बाइंड किया हुआ था, जो पैरेलली जो न्यूक्लियस के अराउंड था। तो वो तीनों याद रखना, तीनों में कंफ्यूजन होता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है भाई, देखिए खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में क्या उपस्थित होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए, यानी इसके अंदर आरएनए होगा, डीएनए होगा, राइबोसोम होगा, उसके बाद कुछ इंजाइम उपस्थित होंगे, ये सभी मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो मैट्रिक्स समझिए क्या आ गया, मैट्रिक्स एक खाली स्पेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, क्रोमोसोम, इंजाइम उपस्थित होते हैं। ये आपका डीएनए दिखाया गया है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है इस प्रकार से गोलाकार संरचना, यानी कैसा होता है, ये प्रोकैरियोटिक वाला जो डीएनए होता है वैसा पाया जाता है, और इसी के अंदर आपका राइबोसोम भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये मैंने दिखाया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि ये जो बीच में स्पेस हो रहा है, बाहरी झिल्ली और अंतर झिल्ली, यानी कि क्रिस्टई जिसको नाम दिया, उसके बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और एक ये हो गया आपका जो राइबोसोम भी पाया जाता है, जो डॉट या ऐसे जो दिख रहा है राइबोसोम, ठीक। और इसी क्रिस्टई में आपको एक दिखाया गया है ऑक्सीजोम, ठीक है। ऑक्सीजोम को समझिएगा, यानी कि जो इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बना है ना, इसी में इस प्रकार से आपका ऑक्सीजोम पाए जाते हैं हजारों की संख्या में। और मेन माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है भाई, मेन माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा का निर्माण करना। और ये ऊर्जा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जो रिएक्शन इसी ऑक्सीजोम के अंदर होता है। खैर अभी आइए मैं आपको बता दूंगा फटाफट। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड आपको क्लियर है, प्रोटीन और वसा की बनी होती है। ऑक्सीजोम की संख्या प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए 10,000 से 1 लाख तक होती है। अब इसका मेन स्ट्रक्चर ये होता है, ये नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बेस और ऊपर वाले को बोलते हैं हेड। बेस F0 पार्टिकल और हेड को F1 पार्टिकल कहते हैं। इन दोनों F0 और F1 पार्टिकल में इंजाइम पाया जाता है, ये पूछेगा एग्जाम में आपसे। F0 पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इंजाइम पाए जाते हैं, और F1 पार्टिकल में एटीपी सिंथेसिस इंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अभी एटीपी क्या है वो समझ में आएगा। मेनली जो ऊर्जा आप बोल रहे हैं ना, जो एनर्जी बोल रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी का फॉर्मेशन करना। तो ये ऊर्जा जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाया जाता है इसी एटीपी के फॉर्म में। तो इसी एनर्जी को बनाने में इस ऑक्सीजोम में 2 इंजाइम पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन, ये कहाँ होगा, F0 पार्टिकल में। और एक होता है एटीपी सिंथेसिस इंजाइम, वो आपके F1 पार्टिकल्स में होते हैं। कहाँ वो होता है, हेड में। ये जो आप ऑक्सीजोम देख रहे हैं ना, इस प्रकार बहुत सारे संख्या में होते हैं, 10,000 से लाखों की संख्या में। देखिए यहाँ लिखा भी गया, ये दोनों एंजाइम एटीपी के निर्माण फॉर्मेशन में सहायक होता है। जो ऑक्सीजोम है, ऑक्सीजोम में क्या होता है, एडीपी, ये बहुत डिटेल हो जाएगा, अब इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं। एडीपी के फॉस्फोलिरीकरण होता है, एक फॉस्फोलिरेशन होता है, इसमें मेन हाइड्रोजन प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक्सचेंज होता है। उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा समझिए ऑक्सीजोम में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो यही ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या नाम दे देते हैं, ऑक्सीश्वसन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह अंग है जहां ऑक्सीश्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। जहां मुख्यतः क्या भाई,
जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स लिया है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ब्रेक डाउन किया जाता है एज ए ग्लूकोज के फॉर्म में, उसका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीश्वसन कहते हैं, और उससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊर्जा किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए, ग्लूकोज आपने लिया, खाया, कोशिका के पास गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या होता है, और एंजाइम भी उपस्थित होते हैं, यहाँ से 6CO2 6H2 और ये ऊर्जा एनर्जी बनता है। यही ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यह ऊर्जा देखिए एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यानी जैसे पावर हाउस होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। उसी बार सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका के विभिन्न क्रियाओं में संपन्न, यानी इस ऊर्जा का ही उपयोग सारे कार्यों में, जैसे आपको कोई कार्य करना तो एनर्जी चाहिए हाथ को कोई सामान उठाने के लिए, तो वो ऊर्जा यही ला ऊर्जा होती है। कोशिका के अंदर कोशिका को डाइजेशन करना है तो डाइजेशन के लिए उसको एनर्जी चाहिए, श्वसन लेने के लिए एनर्जी, वो सभी एनर्जी यहीं से उनको भी मिलती है। क्लियर हो गया भाई। अब देखिए, जितने भी एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर कोशिका हैं, जितने जीव हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसमें अलग अलग होती है। अब डिपेंड करता है कि जो भी कोशिका है, जो भी जीव है, उसकी एक्टिविटी, या फिर आप अपने ही बॉडी में ले लीजिए, तो आपका बॉडी एक हाथ है और एक आपका हार्ट है, तो हार्ट जो है 24 घंटा में धड़कना है उसको भाई, तो वहां पे भाई उसको क्या चाहिए, एनर्जी अधिक चाहिए। तो उस हार्ट में जो कोशिका उपस्थित है, उस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक, क्योंकि उसको ऊर्जा अधिक चाहिए। अब जो हाथ है, हाथ भाई बहुत अधिक तो कार्य नहीं करते ना, तो उसको एनर्जी कम चाहिए, तो हाथ में जितनी भी कोशिका होगी, उस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो वही लिखी गई बात की जो एक्टिव सेल है, सक्रिय कोशिका होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। जैसे हार्ट हो गया, किडनी, मसल्स, ये सभी में क्या है भाई, 24 घंटा ये 24/7 वर्क कर रहा है, इसलिए इसको क्या चाहिए भाई, अधिक एनर्जी चाहिए, तो अधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, याद रखना आपको। मैट्रिक्स जो खाली स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली स्थान होता है, जहाँ एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, आरएनए, फ्लूइड, क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, यही क्या है, यही क्या होता है, इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या था भाई, क्रिस्टई के ऊपर क्या था, ऑक्सीजोम पाया जाता है, यहीं पे ऑक्सीजोम में ऊर्जा बनाया जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी के अंदर क्या होता है, यही मैट्रिक्स के अंदर, यानी जो ऊर्जा जो बनता है ना, क्रैब साइकिल के उसको बोला जाता है, उस प्रोसेस को क्रैब साइकिल कहते हैं। रिएक्शन होता है, मैं अभी आपको रिएक्शन भी दिखाऊंगा। इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है फिंगर को क्रिस्टई कहते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होने के पीछे ताकि उसको लार्ज सरफेस एरिया मिल सके और अधिक मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाए, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। देखिए अब समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा, ये आपका कोशिका हो गया और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, ठीक है, और यहाँ पे आपका पाया जाता है आपका आरएनए भी पाया जाता है। और उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है भाई, अपना खुद का डीएनए है और आरएनए है। तो देखिए ये जो कोशिका जो काम करती है, तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका, ठीक है, कोशिका जो भी काम करती है ऑलमोस्ट उसका 80% काम, जैसे होता है ना कि आपके दादाजी हैं और आपके पिताजी, दादाजी जो काम करते हैं उसका ऑलमोस्ट 80% काम आपके पिताजी कर लेते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कोशिका के जो न्यूक्लियस में डीएनए खुद का है, इसका अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है, खुद का है, और राइबोसोम भी होता है। तो खुद ये डीएनए है, तो भाई अपना खुद डीएनए का क्या होता है भाई, सेल डिवीजन कर लेता है। तो जो कोशिका का काम होता है वो सारा काम ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर लेता है, इसलिए इसको कहा जाता है सेल विद इन सेल, यानी कि कोशिका के अंदर एक कोशिका है, और इसके अंदर जो भाई आपको राइबोसोम पाया जाता है वो 70S राइबोसोम पाया जाता है, और जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो ये कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टी, तो इसलिए बोला जाता है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है विथ इन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल ही आप पढ़ रहे थे ना, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, समझ में। बाकी ये मैंने बहुत डिटेल कराया भाई, इतना जल्द डिटेल करूंगा तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, चूंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है तो ये इंडिपेंडेंट डिवाइड, ये खुद से डिवाइड भी कर लेती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बाइनरी, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेप्लिकेशन होगा, एक डीएनए से जो 2 डीएनए बनता है, कौन से प्रोसेस से, बाइनरी डिवीजन से, ठीक है। और कोशिका के अंदर यहाँ पे जो इसके अंदर जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है, बाइनरी डिवीजन, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए का जो डिवीजन हो कैसे, मिटोसिस से, ठीक है, समसूत्री विभाजन से। ये हो गया आमिटोसिस। अब ये सब सेल डिवीजन का पार्ट है भाई, मैंने सेल डिवीजन में फिर से पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है, इसलिए सेल जो काम करता है उसका 80% का माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर लेती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे, देखिए कोशिका के अंग
में सबसे पहले जो कोशिका का अंग बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए पाया। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल है सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन है, इसलिए याद रखना आपको ऑक्सीमोनाइड मोनोसर्कोमोनोसिस स्पीशीज जो है उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, अब ये मैंने बताया था ये रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऑक्सीजोम है वहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो ये जो आपका देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म में यहाँ पर एक रिएक्शन होगी। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर देखिएगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पाइरूवेट में और 30 एटीपी एनर्जी बनेगी। ठीक है, और फिर ये जो पाइरूवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी ऑक्सीजोम में जो मैंने बताया था यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था देखिए ऑक्सीजोम में एडीपी के फॉस्फेट ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन के माध्यम से होती है। ये प्रोसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ ऑक्सीजोम में, ऑक्सीजोम कहाँ है क्रिस्टल के ऊपर है यानी कि भाई मैट्रिक्स के अंदर है। तो पाइरूवेट का ब्रेक डाउन इंटू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सी एरोबिक रेस्पॉन्स 6CO2 6H2 और 8 एटीपी। तो यही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, हमारे बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में खर्च करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना एनर्जी बना एक ग्लूकोज से 30 और 8 यानी 38 एटीपी एनर्जी। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितना एटीपी और किलो कैलोरी में याद रखेगा। एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पहला कौन होता है भाई, तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और लार्जेस्ट ऑर्गेनेल में पूछा जाएगा तो न्यूक्लियस हो गया इंग्लिश में लिखा हुआ। चलिए अब एक चीज आपका बस एक ऑर्गेनेल आपका बच गया है जो न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में आपको इतना अभी बचा हुआ जिसमें डीएनए और आरएनए का फुल स्ट्रक्चर मुझे कराना था। देखिए सब चीज़ें डीएनए और आरएनए, बाकी से कराने में भी आधा घंटा का समय लग जाएगा भाई, बहुत लंबी वीडियो भी बन जाएगी। पहले आज इधर आइए क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने रिवीजन में कर लिया। अब आप न्यूक्लियस को एक बार खुद से भी कर सकते हैं, मैं करवा दूंगा। देखिए ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल थ्योरी, स्टैटिक पॉइंट किए हैं, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। बस न्यूक्लियस और डीएनए और आरएनए ये पार्ट बस बच गया, केवल यही मैंने छोड़ा रिवीजन में, कर लीजिएगा। बाकी यूट्यूब पे ये वीडियो जाएगा। ठीक है, देखिए रिवीजन ऐसे अभी तो मैंने इतना समझाया तो इतना समय लगा 1 घंटा के आसपास। आप खुद से करते तो 30 मिनट पहली बार रिवीजन करने में, और दूसरी बार करिएगा 20 मिनट, और तीसरा बार फिर फाइनल हर बार जब आप रिवीजन करिएगा सेल को तो 10 से 15 मिनट का। और 10 से 15 में सेल जैसे चैप्टर को रिवीजन कर रहे हैं। जो मैंने बताया आपको 30 पेज का ये कंटेंट है भाई, 30 पेज का फुल्ली एनसीईआरटी। और आपने तो खैर कंटेंट देख ही लिया। खैर तो चलिए, दरोगा बनना तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। आज के समय की बात कर लें, बाकी चोरी वगैरह क्या चल रही है उस सबको हमें नहीं पता भाई, क्योंकि ये कंटेंट केवल दरोगा तक नहीं है। मैं जेपीएससी तक की बातें करता हूँ, बीपीएससी तक की बातें करता हूँ, रेलवे में स्टूडेंट सेलेक्टेड है इसीलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। रटाए वाली चीज़ें नहीं, हाँ यहाँ मैंने बहुत फास्ट वे में चीज़ें निकला, बहुत डिटेल नहीं किया। रीज़न है कि ये रिवीजन क्लास है। मैंने पहले ही कहा इसे ख़त्म करने में हमने 5 घंटे 48 मिनट का समय लिया, और इसका 5 गुना अधिक कंटेंट एप्लीकेशन में दिया। तो सिंपल सी बात है भाई, मैं उसका 1 गुना दे रहा हूँ तो भाई बहुत कम ही मिला होगा। फिर भी जो एक बार क्लास किए होंगे, क्या कहीं से ही पढ़े होंगे, देखिए कहीं से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कर रहे हैं, बहुत नई चीज़ें आपने इसी 1 घंटे में सीख लिया। और जो ये पूरा क्लास किए हैं उनको तो बहुत मजा आया। सेल डिवीजन भी मैं करा के एक सिस्टम एकदम मैं बेसिक से मैं कराऊंगा। ठीक है, सेल डिवीजन भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।